नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से अच्छे नहीं हैं संकेत। एशिया पर शुरुआती दबाव। एसजीएक्स निफ्टी भी आधा % फिसला। कल अमेरिकी बाजारों में दिखी थी भारी गिरावट। डाउ 600 अंक से ज्यादा गिरकर हुआ था बंद। कमजोर आर्थिक आंकड़े से बना दबाव। अमेरिका में मंदी की चिंता गहराने से क्रूड फिसला। भाव 1.5% फिसलकर $85 के नीचे आया। वहीं सोने पर भी दिखा दबाव। अदानी एंटरप्राइजेज ने 3,112 से 3,276 रुपए तय किया एफपीओ का प्राइस बैंड। 13% तक के डिस्काउंट पर तय हुआ भाव। रिटेल निवेशकों को मिलेगा 64 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट। 27 जनवरी को खुलेगा इश्यू। अनुमान से अच्छे रहे Q3 में इंडसइंड बैंक के नतीजे। मुनाफा 69% बढ़कर करीब 1960 करोड़ रुपए। ब्याज से कमाई 18% से ज्यादा बढ़ी। 10 तिमाहियों के शिखर पर पहुंचे मार्जिन। निफ्टी की 2 कंपनियां HUL और एशियन पेंट्स के आज आएंगे नतीजे। 10% बढ़ सकता है HUL का मुनाफा। 4 से 5% के बीच वॉल्यूम ग्रोथ संभव। वहीं एशियन पेंट्स के मुनाफे आय में करीब 11% का उछाल मुमकिन। और आज मुंबई में कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। मुंबई मेट्रो के उद्घाटन के साथ महाराष्ट्र में कुल 38,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। वैसे पीएम डे आउट आज वैसे शुरू होगा कर्नाटक से, उसके बाद मुंबई आएंगे। लेकिन ठीक गुरुवार की सुबह वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। और इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था हफ्ता जैसे जैसे आगे बढ़ेगा रिजल्ट सीजन तूल पकड़ना शुरू करेगा। तो कल जो निफ्टी 50 की एक कंपनी इंडसइंड बैंक के नंबर्स आने थे, वो आज उस पर रिएक्ट करना है क्योंकि कल मार्केट बंद होने के बाद वो नंबर्स आए। ऊपर से आज HUL, एशियन पेंट जैसी इंटरेस्टिंग कंपनीज के नंबर्स आने हैं। वायदा बाजार की 8 और कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स आने। कैश मार्केट तो छोड़ दीजिए। तो अब रिजल्ट सीजन तूल पकड़ता हुआ आपको नजर आएगा। और कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स फ्राइडे और सैटरडे को स्केड्यूल्ड हैं। उसकी प्री पोजिशनिंग शायद बाजार आज करने की कोशिश कर रहा होगा। ECB के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स ऑफ अकाउंट्स रिलीज होंगे। मेरे ख्याल से मिनट्स ही हुए जो आज रिलीज होते हुए नजर आएंगे। यूएस में जॉबलेस क्लेम्स, यूएस के कई सारे हाउसिंग रिलेटेड आंकड़े सामने आते हुए नजर आएंगे। कल हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे कि फेड के कई सारे FOMC मेंबर्स जो हैं उनकी स्पीचेस लाइंड अप है। कुछ पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे। आज नीरज जी से बातचीत होने वाली है। और आज ध्यान रखिएगा ECB प्रेसिडेंट लगार्डे की स्पीच है WEF में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। साथ साथ फेड वाइस चेयर ब्रेनार्ड इकोनॉमिक आउटलुक पे बातचीत करने जा रही है। तो ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स क्या कह रहे हैं उस पर सैट स्ट्रीट फोकस करने की कोशिश करेगा। और आज शाम तो वीरू संभालेंगे कमान ना, कमाई का अड्डा वगैरह अकेले। यस, क्योंकि हम मुंबई आने लगे आज थोड़ा सा खेल देना है। तो वीरू ने कहा मैं अकेले ही देख लूंगा सारा का सारा, क्योंकि आज जल्दी घर निकलना है। जबरदस्त बंदोबस्त है, रोड्स बंद है। पता ही आ तो गए सुबह सुबह, अभी जाना मुश्किल होने वाला है। और वैसे फैक्ट है बीकेसी में तो सबको कह दिया वर्क फ्रॉम होम। 12 बजे से पहले सारा बंद है, रोड्स ही सब इंक्लोज। वीरू आप देख लेना, मुझे लगता है इस शो के बाद ही निकल लेना चाहिए मेरे को तो। हाँ, आपको क्या? मुझे तो वैसे तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं सोच रहा हूँ अभी निकल जाऊं। आपको सैटरडे संडे के ऑफ दिए नीरज जी ने, कह रहे थे वीरू ने बहुत काम किया है सबने। सैटरडे संडे ऑफ, तबियत खराब है तो आप उसका अच्छा, क्रूशियल डे था कल। हमने परसों ट्यूसडे के दिन बहुत अच्छे अपटिक्स देखे थे। क्या वो हायर लेवल्स पे सस्टेन करेगा, बाजार नहीं करेगा, या फिर रेंज में वो छोटे दायरे में एक दिन तेजी एक दिन मंदी की टेम्पलेट को फॉलो करेगा? उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर। मंगलवार के बहुत अच्छे सेशन के ऊपर कल हमने वेडनेसडे को
फिर 100-125 पॉइंट का उछाल दिखाया। 18,050 वाला 18,150 के पार कल के सेशन में जाता हुआ नजर आया। अच्छे मूव्स इस समय भारतीय बाजारों में बन रहे हैं। सबसे क्रूशियल एफआईएस की सेलिंग का प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, वो हाईलाइट है इस बीच में। हम बजट से अब कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस दूर खड़े हुए हैं, वो प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। स्क्रीन पे कुछ दमखम देखने को मिल रहा है। ऐसे में असल डेटा पॉइंट्स हैं कैसे, वीरू से आगे बातचीत करूंगा, नीरज जी से अभी समझेंगे हम ग्लोबल मूड माहौल है कैसा, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। ग्लोबल मूड के लिए एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आज थोड़ा सा ये चलते हैं नहीं कि ब्रेक लगाने के लिए कोई ना कोई आ जाता है। 100 पॉइंट नीचे एसजीएक्स निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ। दरअसल पेन कल यूएस से आया और तगड़ा पेन था। हम लोग जब कल सेशन क्लोज कर रहे थे कमाई का अड्डा 3:30 बजे, यूएस के फ्यूचर्स एकदम सपाट थे, एकदम फ्लैट, स्लाइटली इन ग्रीन कहिए, और एक्चुअल सेशन देखिए कैसा पैन आउट हुआ। 600 पॉइंट डाउ गिरा, तीनों बेंचमार्क्स 1.25% से ऑलमोस्ट 1.25% की कमजोरी के साथ, और दिन के लोस पे जाके यूएस मार्केट्स कल बंद होते हुए नजर आए। क्या हो गया ऐसा नीरज जी? ये मामला गड़बड़। और अच्छा ये नहीं, वो तब ये तो कहाँ छोड़ा था, क्या डाइजेस्ट करना, वो आ गया आपकी स्क्रीन पे। तब और अब फ्यूचर्स कहाँ थे, प्लेट फ्लिप करिएगा। मैं देख रहा था कमोडिटीज भी क्रैश, कच्चा तेल कल रात तक तो 87.5 दिखा रहा था, और बढ़ रहा है। तो मैंने 2 स्टॉक डाले आपको कि भाई ये रखेंगे अपन टीम में, और सुबह उठा तो 84 पे आगे खड़ा हो गया। इस तरह से कोलैप्स कर गया एकदम से इंटरडे में। क्या ऐसा आर्थिक आंकड़ा आ गया, क्या हो गया? ये आर्थिक आंकड़ा आ नहीं गया, पहले से था, आपने मुंह फेर लिया था। आप जितना दिखाते हो उतना ही देखते हैं। नहीं है। कल याद दिला दिया गया फिर से। क्या है? कल यूएस मार्केट के अगर तीनों इंडाइसेस देखेंगे ना, कल डाउ बहुत गिरा है, 600 मोर देन 600 पॉइंट्स। नैस्डैक उतना नहीं गिरा, परसेंटेज टर्म में भी आप देखिए तो समझ में आएगा। 1.25% वो 2.25% ही है। हाँ। कल ओल्ड इकोनॉमी शेयर्स की अच्छी धुलाई हुई, अच्छी खासी पटाई हुई है, और ये इंडिकेशन जो लगातार आ ही रहे थे, बातचीत हो ही रही थी कि प्रेशर है और इकोनॉमी स्लो कर रही है, तो उस वजह से आप देखिए कल ओल्ड इकोनॉमी शेयर्स ज़्यादा गिरे हैं और पूरी दुनिया में इस पर ही चर्चा। लेकिन कल जो जिनकी आप चर्चा करते हैं 3 फेड के अधिकारी, उनके बीच में हाउस डिवाइडेड है, सब अपने अपनी राग में गाना गा रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा फेमस है मिस्टर बुलार्ड, जिम बुलार्ड, उन्होंने कहा कि 1 फरवरी को 50 बेसिस पॉइंट हाइक होगी और टर्मिनल रेट 5.5% तक जाएगा कम से कम। अभी कहाँ पे? अभी तो 5 से भी नीचे है, 4.984, ठीक है। हाँ, 4.75 के आसपास तक बनेगा। 5.5, ठीक है। लेकिन 2 और अधिकारी हैं जिनका ये मानना है कि नहीं, मिस्टर पैट्रिक हैकर और लोरी लोगान जो फिलाडेल्फिया के, वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि मिड मई के आसपास से कट शुरू हो जाएगा क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग करानी है। अब ये उनके यहाँ बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, फेड के अधिकारी पॉलिसी से पहले इस तरीके की बातचीत करते रहते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि नंबर जो कल है बहुत ख़राब है। रिटेल सेल्स का नंबर आया तो यूएस का जो रिटेल सेल्स एसोसिएशन है उसने कहा कि जो अभी हॉलीडे सीज़न बीता है जिसमें बहुत बिक्री वगैरह होती है, उतना अच्छा नहीं गया जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत मामूली सी बढ़त हम लोगों ने देखी और वहाँ से स्लो डाउन शुरू हो रहा है। तो ये एकदम साफ दिख रहा है कि तेज़ इकॉनमी में दबाव है, लेकिन फेड उसके बावजूद कम नहीं करेगा। ये है बॉटम लाइन कि ये सारे नंबर सजेस्ट कर रहे हैं कि यूएस इकॉनमी गिरे। माइक्रोसॉफ्ट 11,000 लोगों की छटनी कर रहा है, अमेजॉन 18,000 लोगों की छटनी कर रहा है, सेल्स फोर्स ने आधे लोगों को निकाल दिया है। ये सब कार्यक्रम इस क्वार्टर में चल रहा है, यानी कि जो कि उनके लिए Q1 क्वार्टर है। उसके बावजूद कोई रियायत नहीं दिख रही है फेड की तरफ से, इसलिए कल मार्केट में और ज़्यादा पिटाई हुई। और ये जो तीनों अधिकारी हैं ना, इन्होंने ऐसी बात कही, तो ये एक बड़ा फैक्टर था। अब आप दूसरी इधर चाइना की तरफ आइए, तो चाइना में भी दिक्कत है, प्रेशर है, क्योंकि कोविड की वजह से अब नंबर्स आना बंद हो गए। कल हालांकि आया कि 36,000 लोग पर डे मरेंगे, इस तरीके के नंबर्स वहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, और ओपन अप साथ के साथ चल रहा है। तो बहुत एक डिस्टॉर्टेड नंबर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के दिख रहे हैं। मार्केट में जो कि लिक्विडिटी अभी भी है सिस्टम में, इसलिए आपको ये पूरी परिस्थिति बनती हुई दिख रही है। तो मार्केट के कल गिरने का कारण यही था कि जिस तरीके के फेड ने रुख ले लिया है, बावजूद इसके कि सॉफ्टनिंग है इकोनॉमी में, वो कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। इसलिए कल क्रूड भी देखिए आप गिर गया। क्रूड गिरने का एक और रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको, ओपेक की तरफ से कुछ बड़ी बात कहने वाले हैं वो लोग, बड़ी घटना होने वाली है, तो इसलिए भी क्रूड में लगातार ये प्रेशर बन रहा है। तो मुझे लगता है कि कल मार्केट जो है इसीलिए गिरा है। और चिंता की बात ये होनी चाहिए कि ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में
ज़्यादा पिटाई हुई है नैस्डैक के तुलना में। थोड़े से दिक्कत भरे क्यूज आज के लिए, ठीक है। ऐसे में हमने तो अच्छा मोमेंटम पकड़ा है, हमने तो वैसे ही ग्लोब को आउट अंडर परफॉर्म करा है 2023 में। हमने अच्छे ग्लोबल क्यूज पे रिएक्ट नहीं करा था। और जब अपनी चाल पकड़ी है तो कितना कन्विक्शन की अप ट्रेंड रिज्यूम करता रहेगा, डेटा कितने सपोर्टिव हो रहे हैं, कितने बदले हैं, पेन कितना रिड्यूस हुआ है। वीरू गुड मॉर्निंग, 2 दिन अच्छे सेशन एंजॉय कर लिए। आज जब मामला अटकता हुआ नजर आ रहा है, रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए 2 दिन हमें डॉट टू डॉट अगर आप देखें तेजी मिली आशीष, लगभग 17,934 से वो कॉल, फिर 18,000, 18,050 और एग्जैक्टली अगर आप देखें 18,181 डॉट हमारा कल टारगेट जोन था, वो मिल गया आपको, ठीक है। निफ्टी बैंक में कल बड़ा खूबसूरत ट्रेड मिला, बट सिर्फ अगर मैं यूएस मार्केट तक नहीं जाऊं, सिर्फ यहीं तक सीमित रहूं, तो 2 बात कहूंगा। निफ्टी कल की तेजी के साथ एक नए क्लस्टर में आ गया, बट निफ्टी बैंक कल की तेजी के साथ नए क्लस्टर में अभी भी नहीं आया। निफ्टी क्लोज हुआ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस विद स्ट्रांग ऑप्शन स्टेट्स। निफ्टी बैंक चला लेकिन 20 डिमा पे थम गया, एग्जैक्टली डॉट वही पॉइंट पे 42,560 इंट्राडे था, हाई 42,555। निफ्टी डिफरेंट क्लस्टर में है, निफ्टी बैंक नहीं है। निफ्टी बैंक अभी भी 20 डिमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब कैसे अप्रोच करें? देखिए निफ्टी के स्टैट्स काफ़ी स्ट्रांग हैं और जिस जोन में हम अब ट्रेड कर रहे हैं, अगर हमें एक वीक ग्लोबल सेटअप मिल रहा है तो उसमें एक्सपायरी डे में अभी शॉर्टिंग का थॉट नहीं है आशीष। क्यों? समझिए, आपने बात कही कि एफआईएस की सेलिंग थिन हुई है, बिल्कुल थिन हुई है। 319 करोड़ रुपए की मात्र सेलिंग, डीआईएस का 1225 करोड़ रुपए का बाइंग का आंकड़ा, बाजार में नेट कैश था करीब 900 करोड़ रुपए का, वो इस मोमेंटम को फाइनेंस करने के लिए काफी था। दूसरी बात याद रखिएगा, एफआईएस ने अपने आप को इस प्री बजट रैली के लिए थोड़ा सा पोजीशन किया था और वो विजिबल था परसों से, याद रखिएगा। कल भी उन्होंने आशीष 1926 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, लॉन्ग करे 99 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट कम करके इतने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत दिखाई दी है दिनों बाद। स्टॉक फ्यूचर्स में 735 करोड़ रुपए की बाइंग करके 12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करे लेकिन 22,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे। एंड मोर स्पेशली ज्यादा अगर आप देखें तवज्जो देनी है आपको एक्सपायरी डे को, 7100 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन सेल किया। इस फिगर को स्क्रीन पर रखिएगा। और आशीष आज के लिए बड़ी चीज क्या है? 57,000 कॉल लॉन्ग, 10,000 कॉल शॉर्ट, मात्र 20% कॉल शॉर्ट है। और कल 1,24,000 पुट शॉर्ट आई, यानी बाजार एक मीनिंगफुल बेस छोड़ के आया है। याद रखिएगा फिर क्या कह रहा हूं, 1,24,000 पुट शॉर्ट, दैट मीन्स हमने कल एक मीनिंगफुल बेस क्रिएट किया है। उस बेस के ऊपर लॉजिकल शॉर्ट नहीं बनता है। लुक एट दिस, जुलाई जैन एफआईएस लॉन्ग, ये ऊपर की तरफ स्विंग खाता हुआ जो तालमेल है इस चार्ट का निफ्टी की तेजी से बैठ रहा है। आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, कल हम बात कर रहे थे कि 18,200 पे कॉल राइटर है, आज वो कॉल राइटर विजिबल है 18,300 पे। बट याद रखिएगा, सिंस वी आर गेटिंग ए डिप, तो हम एक लॉजिकल टारगेट 18,200 के जोन का ही रखेंगे। लेके आइए पहले रेजिस्टेंस की प्लेट, और उस माफ कीजिएगा पहले ऑप्शंस की प्लेट। पिरामिड्स हमें क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या जोन मिल रहा है हमें एक्सपायरी डे के लिए? आपकी स्क्रीन पे आशीष 18,200 का कॉल राइटर कल बैकफुट पे था। लॉजिकली एक हैवी कॉल राइटर जोन है 85 लाख के साथ 18,300, और नीचे याद रखिएगा 18,100 की और 18,000 की पुट लगभग 1,90,00,000 का, माफ कीजिएगा 2,10,00,000 का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। पिरामिड्स लेके आइए क्या जोन मिल रहा है आपको? 18,300 पे बड़े कॉल राइटर्स फॉर दिस एक्सपायरी डे, और नीचे 18,100, 18,000 और 17,900 पे पुट राइटर्स। आशीष क्लियरली मैं 2 बातें कहना चाहूंगा आज, बेस 1 और बेस 2। मुझे को नहीं मालूम कि ओपनिंग ट्रैजेक्टरी मेरी कहां होगी, बट नो शॉर्टिंग थॉट स्टिल बेस 2 का सेकंड जोन वॉलेट हो जाए ना, बिल्कुल नहीं। पहला बेस 18,086, 18,070, दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय 2 मूविंग एवरेजेस, 50 डेमा एंड 20 डेमा। इसके ऊपर के डिप को बाय करेंगे, बट जज करना पड़ेगा हम कौन सी ट्रैजेक्टरी में खुल रहे हैं। और दूसरा है 18,022, दैट्स स्पॉन्सर्ड बाय पुट राइटर्स कन्विक्शन। तो इसके ऊपर, दोनों के ऊपर इट्स अ बाय ट्रेड फॉर मी। और एग्जिट जोन क्या होगा? वही पहला रेजिस्टेंस जहां पे कल हम निफ्टी को छोड़कर आए थे, ऊपर से नीचे। ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, बट एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग तभी आएगा जब 18,206 से कहते हैं ना एक ह्यूज शॉर्ट कवरिंग स्विंग, वो तभी आएगा। निफ्टी बैंक नो डाउट निफ्टी से एक शेड
कम बेहतर है। कल हमारा ट्रेड था 41,110 पे बाय करेंगे, वही लो था, और 42,550 पे एग्जिट कर देंगे, वही हाई था। बट ये क्लोज याद रखिएगा 20 डेमा के नीचे आया है स्टिल, तो ये एक शेड खराब है। ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए। अभी भी हमको आशीष वही क्लस्टर मिल रहा है जो कल था, वही मिल रहा है जो परसों था। 42,500 पे कॉल राइटर, 43,000 पे कॉल राइटर, 42,700 पे कॉल राइटर, 42,600 पे कॉल राइटर, और नीचे 42,100, 42,000 और 41,900 पे पुट राइटर। पिरामिड्स लेके आइए, ज़्यादा अगर आप देखें अच्छी तरह से डिफाइन होगा आपकी स्क्रीन पे। तो ट्रेड जोन हमारे पास अभी भी वही है, तो अप्रोच वही रहेगी, बाय अराउंड बेस 1 एंड एग्जिट क्लोजर टू 42,550, 42,500 क्लस्टर। ये चार्ट पिरामिड्स का अभी भी वैसा ही है। निफ्टी बैंक में वो 500 पॉइंट का ट्रेड जोन है, उसी को ट्रेड कीजिए दोनों ही इंडिसेस पे। टिल द टाइम निफ्टी बैंक पे बेस 1 वॉलेट नहीं हो रहा है, नो शॉर्टिंग थॉट्स एंड नो शॉर्टिंग थॉट्स ऑन निफ्टी, तब तक बेस 2 वॉलेट नहीं हो रहा है। आशीष, परफेक्ट, ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की एक्सपायरी के दिन की स्ट्रैटेजी। लेकिन अब क्विकली समझ लिए जाएं सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। रिजल्ट्स पर फोकस पहले इंडसइंड बैंक रेडार पर रखेंगे। मुनाफा 19,059 करोड़ पर आया है, अनुमान से बेहतर आंकड़ा है, 68% तक का इजाफा देखने को मिला है यहाँ पर। ब्याज से आय में अगर आप देखें 4,495 करोड़ का आंकड़ा, यह भी इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर है, 18% तक की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। अच्छा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 10 क्वार्टर हाई पर आए हैं। एसेट क्वालिटी जो इंपॉर्टेंट है सभी बैंकों के लिए, यहाँ पर हमने देखा है जो ग्रॉस एनपीए आया है वो करीब 2.06% पर आया है, नेट एनपीए 0.62%। नेट एनपीए थोड़ा सा स्टेबल है। एसेट क्वालिटी दरअसल लगातार बेहतर हो रही है, सुधर रही है, 8 क्वार्टर के हाई पर है। कंपनी ने इस बारी 1,064 करोड़ के आसपास तक के प्रोविजंस किए हैं। नतीजे अच्छे हैं इंडसइंड बैंक के। इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम्स भी रेडार पर रहेगा, जहां पर मुनाफा 238 करोड़ आप मान के चले। हालांकि एक्सपेक्टेशन 245 करोड़ के आसपास का था, 8% बढ़ा है, लेकिन उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है। रेवेन्यू में 2,170 करोड़ के आसपास का आंकड़ा, ये एक्सपेक्टेशन से आप कह सकते हैं रफली इनलाइन ही है। डॉलर रेवेन्यू टर्म्स में 3.4% तक की ग्रोथ है, $264 मिलियन के आसपास तक का रेवेन्यू, जहां पर एक्सपेक्टेशन 263 की थी, तो वो भी इनलाइन आता हुआ आंकड़ा साफ दिखाई दिया है। मार्जिन्स के फ्रंट पर 15.3% तक की डिलीवरी कंपनी ने दी है। एक्सपेक्टेशन थी कि जस के तस मार्जिन्स रहेंगे, इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो डॉलर रेवेन्यू टर्म में इनलाइन और मार्जिन्स में एक बीट देखने को मिला है। ये है फिलहाल आंकड़े, हालांकि हल्का सा मिस आप कह सकते हैं दिखा है प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर। अदानी एंटरप्राइजेज, और इसकी चर्चा कल भी हो रही थी, यहाँ पर यतिन की तरफ से अपडेट्स आ रहे थे। एफपीओ के डिटेल्स आ चुके हैं। 27 जनवरी से 31 जनवरी तक दरअसल एफपीओ खुलने वाला है। 20,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है। एफपीओ का फ्लो प्राइस 3,112 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। 13% डिस्काउंट पर दरअसल ये एफपीओ आएगा। आज दरअसल कंपनी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें कुछ और डिटेल्स निकल कर आएंगे। रिटेल निवेशकों को करीब 64 रुपए प्रति शेयर का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो ये फिलहाल आपके लिए अपडेट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेस की तरफ से। पूरा अदानी ग्रुप आप रेडार पर रखेंगे। ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज भी रेडार पर, हालांकि थोड़ा सा भारी है शेयर, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में 10% तक का इजाफा, 437 करोड़ का मुनाफा, रेवेन्यू 5% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। रैलिस इंडिया के नतीजों पर भी बाजार आज रिएक्ट करेगा। मुनाफे पर दबाव आया है, 43% की गिरावट मुनाफे में देखने को मिली है। 39 करोड़ से घटकर 22 करोड़ के आसपास आ गया ये। रेवेन्यू फ्लैट रहा है, ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिली है। और आप देखेंगे बिट्टा फ्रंट पर भी 21% तक की डी ग्रोथ। मार्जिन्स 10% से घटकर 8% के आसपास, तो दबाव में रह सकता है स्टॉक। खराब नतीजे हैं। हालांकि गोवा कार्बन ब्लैक के नतीजे काफी शानदार, मुनाफे में 57% तक का इजाफा, 25 करोड़ के आसपास का यह आंकड़ा, 93% तक की ग्रोथ रेवेन्यू टर्म्स में, 417 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है। इबिटा में 45 करोड़ का फिगर है और मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट और नतीजे अच्छे। तो कुछ अच्छे नतीजे, कुछ खराब नतीजे, ये कुछ स्टॉक्स जो आप रेडार पर रखें। तमाम स्टॉक्स को क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।
हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब 2 गुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। और हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T। और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आपने कैश निकाला, घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ में छूट है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की ज़रूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं, तो यहां पर ये 269SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं। बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं। और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है। तो वहां पर ये नियम अप्लाई, वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269SS में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने इस लड़ाई से बचने के लिए ये 269SS की एक्सेप्शन दी है। इसी तरह आपका पुत्र आपसे पैसे लेके जाता है, 20-30 हजार रुपए लेके जाता है, 20,000 से ऊपर ले जाता है, मैं अगर लिमिट की बात करूं, वहां नहीं लगेगा। एक केस ऐसा भी आया लक्ष्मण जहां पर एक दामाद साहब ने अपने ससुर साहब के बिहाफ पे, या ससुर साहब ने दामाद साहब के बिहाफ पे कोई कैश में प्रॉपर्टी बुक कर दी, उनके बिहाफ पे बुकिंग कर दी, उनसे एक तरह से लोन हो गया, तो वहां पर भी एक्सेप्शन है। तो कहने का मतलब है जहां पर लोन लिया हुआ है, डिपॉजिट है और नजदीक की रिश्तेदारी है, या कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप कैश के अलावा और कोई मोड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और आप उसको प्रूव कर पाते हैं, तो वहां पर ये एक्सेप्शन बन के सामने आता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि इनकम टैक्स बहुत गहराई में जाकर जांच करता है, लेकिन कम से कम पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देता है। बिल्कुल नहीं देता है। एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे 2 सवाल हैं इसमें। पहला, किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं और इससे बचने का कोई तरीका है क्या? सेक्शन 64 है लक्ष्मण क्लबिंग से संबंधित। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनकम आपकी नहीं है, जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं, और ये 3 रिश्ते नाते ऐसे हैं जहां पर क्लबिंग अप्लाई होती है, पति पत्नी के बीच, और ससुर साहब और उनकी बहुरानी के बीच, जिसको फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ हम कहेंगे, और माइनर चाइल्ड और पेरेंट के बीच। अगर आपने इन 3 जगह में अपने एसेट्स या अपने कैश या आपने को गिफ्ट किया है, तो उससे जो आमदनी होगी वो आपकी आमदनी में जाके जुड़ जाएगी, इन 3। अब इसमें जो बारीकियां हैं वो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। पहली बारीकी है कि अगर मान लीजिए आपने पति ने एक, और मैं एक्चुअल केस देके बता देता हूं, कोई पति साहब ने अपनी पत्नी साहिबा को 2 लाख रुपए का एक हार गिफ्ट किया। अब अगले दिन उन्होंने क्या किया, वो जाके उसको ज्वेलर के यहाँ इनकैश कराई, चुपचाप करा, बताया नहीं, और उसकी बैंक में FD कर दी। अब FD कर दी तो FD पे जो इंटरेस्ट था वो जाके पति साहब की इनकम में जाके जुड़ गया। अब पति साहब ने कहा भाई मैंने तो हार दिया था,
ये इंटरेस्ट कहां से आ गया? तो अगर शेप चेंज भी हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन चेंज भी हो जाती है दिए हुए अमाउंट की, तब भी वो क्लबिंग का नियम लागू रहता है। इसके अलावा एक्रीशन, किसी ने शेयर्स गिफ्ट किए पत्नी को, उन पे बोनस शेयर्स आ गए, एक्रीशन हुआ, कुछ जुड़ गया, वो भी जाके क्लब हो गया, उसके ऊपर बोनस शेयर्स जो मिले वो जाके क्लब हो गया। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि आपने अगर कोई ऐसी चीज गिफ्ट की है और उस पर घाटा हो जाता है, तो अगर साहब प्रॉफिट हम जोड़ रहे हैं तो लॉस भी जुड़ेगा, लॉस भी बिल्कुल जुड़ेगा। एक इसमें और बारीकी है, और ये भी एक्चुअल केसेस बहुत सारे हुए कि क्लबिंग का प्रोविजन वहां लागू नहीं होगा जब तक आप पति पत्नी बने नहीं है। अब एक लड़का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। आज तो थर्सडे, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, ये लास्ट वीकली साइकिल। अगले हफ्ते हम मंथली एक्सपायरी कर रहे होंगे। अच्छा, दिमाग में आ गया तो बता ही देता हूं, अगला हफ्ता एक्सपायरी का दिन छुट्टी है 26 तारीख को। एक्सपायरी 25 को वेडनेसडे को होनी है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग रोल कर रहे होंगे, तो जरा इस बात का ध्यान रख के चलिएगा। रिजल्ट्स में एशियन पेंट्स, HUL, वायदा में कैश के मैंने कहा था 8 नंबर्स, कौन से बता देता हूं। AU स्मॉल फाइनेंस, कैनफिन होम्स, हैवेल्स, इंडिया मार्ट, LTTS, एम्फेसिस, पॉलीकैब, PVR, इन सब के नंबर्स आने हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट वाला दिन, कैश के छोड़ रहा हूं नंबर्स। HCL टेक्नोलॉजीज एक एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा, 10 रुपए का इंटरिम डिविडेंड की एक्स डेट है। ये IIFL वेल्थ मैनेजमेंट रिजल्ट्स के साथ साथ, वो याद होगा आपको, कुछ दिन पहले हम लोग बता रहे थे, इंटरिम डिविडेंड, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स यानी कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस, इन सब पे विचार करने जा रहा है। आज PSU बैंक्स के साथ, PSU बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के चीफ्स के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री की मुलाकात है। पर वो मुलाकात मेरे ख्याल से लार्जली वो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स हैं उनको लेकर अपडेट्स पे है। जापान का ट्रेड बैलेंस, यूरोजोन का ECB मॉनेटरी पॉलिसी मिनट्स, यूएस के जॉबलेस क्लेम्स, बिल्डिंग परमिट्स, हाउसिंग स्टार्ट्स और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के डेटा। वो ECB प्रेसिडेंट और फेड वाइस चेयर, उनकी मैंने बात छेड़ी थी अपफ्रंट, दोनों की इमेजेस स्क्रीन पर आएंगी आज, इन दोनों की स्पीचेस। ECB की प्रेसिडेंट की स्पीच है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, फाइंडिंग यूरोप्स न्यू ग्रोथ, इस टॉपिक पे। फेड वाइस चेयर की स्पीच है इकोनॉमिक आउटलुक पे। जितने पजल्ड इस पिक्चर में नजर आ रहे हैं, आई एम श्योर उस स्पीच के बाद हम सब भी होंगे उतने ही पजल्ड। तो अच्छा, यूएस के नतीजे, प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स, कॉस्टको, नेटफ्लिक्स वगैरह के नंबर्स आ रहे हैं। यूएस, अच्छा ये अपडेट क्या है? अपडेट था वो फाइनेंस मिनिस्टर यूएस की कह रही थी, ट्रेजरी सेक्रेटरी की, फेडरल गवर्नमेंट अपनी लिमिट आज हिट करने वाला है। हाँ, वो उसके बाद कुछ अभी सहमति बनी नहीं है, ये धमकी मसल वो फ्लेक्स हो जाएगा, वो आज है, उसका हो जाएगा। तो यूएस आज डेट लिमिट हिट कर जाएगा, ऐसा कहा गया है। बट इस बार आशीष इसमें एक कैच है। हम लोग हमेशा कहते हैं ना, हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो लास्ट मिनट जाके कर देते हैं। अभी इतना डेट पाइल अप हो चुका है, इतना डेट पाइल अप हो चुका है कि अब वहाँ पे इस पे बार बार क्वेश्चन हो रहा है कि भाई ये हर बार हम लोग कर देते हैं देश के लिए, लेकिन हाउ मच? आपका डेट टू GDP यूएस का एकदम शूट अप हो चुका है। तो अब उन लोग का एक कहना है कि अब इसको सोचना पड़ेगा। तो ये जो बात आज होगी, हो तो जाएगा वो, लेकिन आपको इसका असर फेड की बैठक में दिखेगा। तो वीरो से जो 31 लाख रुपए नीरज जी निकलवा रहे हैं, हमसे ज्यादा उनकी भरपाई होगी। अच्छा, आज से रिपब्लिक डे वीक की शुरुआत हो रही है, तो भाई नोटैम इशू कर दिया गया है, नोटिस टू एयरमैन दिल्ली एयरपोर्ट पे। क्या होता है इसमें? 2 घंटे नो फ्लाइंग जोन होगा दिल्ली, दोपहर सुबह 10:30 से 12:30 शायद। वो एयरफोर्स अपनी प्रैक्टिस करेगी। तो अब सारी फ्लाइट्स आज से लेकर 26 तारीख डेली। तो अब वो सारी फ्लाइट्स को रीशेड्यूल करना पड़ेगा। परेड तो 8 बजे होती है। नहीं, परेड तो एयरफोर्स प्रैक्टिस करेगा ना रोज उस वहां पे। तो 2 घंटे 2.5 घंटे रोज एयरफोर्स बंद होगी, सुबह 10 से 12 बजे अप्रॉक्सीमेटली। तो सारी फ्लाइट्स कैंसिल होंगी या रीशेड्यूल होंगी। एयर इंडिया ने तो पूरी रीशेड्यूलिंग अपडेट दे दिया है, सबको करना पड़ेगा अभी। ये आप जब मुंबई आ रहे हो, अच्छा आप तो उसके बाद आ रहे हो रिपब्लिक डे, तो निर्वीरों को दिक्कत नहीं होगी। PM मोदी आज मुंबई में 2 मेट्रो लाइंस को फ्लैग ऑफ करने जा रहे हैं। एक रैली को भी BKC में संबोधित करेंगे। दोपहर से लेकर शाम तक ये सारे प्रोग्राम्स हैं, जरा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे रोड क्लोजर्स हैं। अच्छा, ये जो 2 मेट्रो खुल रही हैं, उसके बाद कहा जा रहा है मुंबई का ट्रैफिक 25% रिड्यूस हो सकता है रोड से जाएगा, क्योंकि ये दहीसर से लेकर अंधेरी तक सबसे प्रोमिनेंट चौक वाला पॉइंट जो है, उस पे मेट्रो दौड़ेगी। देखते हैं, बाकी इतना होता ही नहीं होता। उनका कहना है 3.5 से 4 लाख पर डे पैसेंजर्स अब मेट्रो से ट्रैवल करेंगे। क्या बात। देखते हैं भाई कितना फायदा होता है।
वीरो, आप अभी फ्री रहेंगे तो सतपुते साहब, बहेती साहब और सचिन साहब को मैसेज या फोन कर देना। आज पुणे में पूरे पुणे में पानी कट है, पूरे पुणे। और कश्मीर फाइल्स आज री रिलीज होने जा रही है थिएटर्स में। री रिलीज हो रही है, पता नहीं क्यों, कईयों ने नहीं देखी ऐसा कहा गया था और थिएटर ओनर्स फिर से लगा रहे हैं। चलिए इस नोट पर जाते जाते कमोडिटी की बेट्स के साथ छोड़े जा रहा हूं आपको। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो सीधा सौदा। नमस्कार।